इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लिम्फाइड लिनेज के जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम माइलॉइड लिनेज के क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ को डिस्कस करेंगे। क्रोनिक ल्यूकीमिया का आपको पता है उसमें मैच्योर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और हम माइलॉइड की बात कर रहे हैं तो माइलॉइड लिनेज के जो मैच्योर सेल्स हैं उनकी अगर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो उसकी वजह से क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ होंगे, या ये जो माइलॉइड के क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं इनको माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। तो इसमें 4 तरह की डिसऑर्डर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया और माइलोफिब्रोसिस। अब इन चारों के अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है, इन चारों के अंदर जो माइलॉइड लिनेज के तमाम मैच्योर सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन हर डिज़ीज़ के अंदर कोई एक ख़ास किस्म के स्पेसिफ़िक सेल्स वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर यहाँ पे जो माइलॉइड लिनेज के तमाम सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे इसके अंदर ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, और इनमें से भी ख़ास तौर पे जो बेज़ोफिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं माइलॉइड क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। इसी तरह से पॉलीसाइथेमिया वेरा है, उसके अंदर भी ये तमाम जो माइलॉइड लिनेज के सेल्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इस पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर आरबीसीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह से एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया है, इसके अंदर भी तमाम इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन इसमें भी ख़ास तौर पे जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। ये आपको पता है कि यहाँ मेगा कैरियोसाइट्स, इनसे आगे प्लेटलेट्स बनते हैं, और ये किस तरह से बन रहे होते हैं, ये जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें कि ये एक आपके पास सेल है, मेगा कैरियोसाइट है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्लेटलेट्स बनते हैं। इस तरह से इसकी फ्रेगमेंटेशन होती रहती है और आगे प्लेटलेट्स इस मेगा कैरियोसाइट से बन रहे होते हैं। तो अगर इन प्लेटलेट्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाए तो एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया हो सकता है। इस तरह से माइलोफिब्रोसिस है, इसमें भी सारे मैच्योर सेल्स बढ़ रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें मेगा कैरियोसाइट्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। तो ये आपने इन दोनों में याद रखना है कि एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया के अंदर इस स्टेज के ऊपर, यानी कि प्लेटलेट्स जब बन चुके हैं मेगा कैरियोसाइट से, तो इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, और माइलोफिब्रोसिस के अंदर इस स्टेज पे यानी कि मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इन्हीं 4 को हम डिटेल के साथ देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। अब इसके अंदर मैं बात कर चुका हूँ कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड सेल स्पेशली ग्रेनुलोसाइट्स एंड बेज़ोफिल्स, यानी ये तमाम सेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन बेज़ोफिल्स जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे होते हैं इस क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। तो अब ये क्यों हो रहा होता है? ड्यू टू ट्रांसलोकेशन 922, फ़िलाडेल्फिया क्रोमोसोम की ट्रांसलोकेशन है, इसकी वजह से हो रहा होता है। होता क्या है कि ये फ़र्ज़ कर लें कि ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और इसके ऊपर मौजूद होता है ABL जीन, यहाँ पे मौजूद होता है, और क्रोमोसोम नंबर 22 जो है इसके ऊपर मौजूद होता है BCR जीन। तो अब होता ये है कि ये ABL जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 9 से ये फ्यूज़ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 पे, जो BCR जीन है उसके साथ फ्यूजन कर लेता है, और उसकी वजह से BCR ABL हाइब्रिड बन जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो फिर प्रोडक्शन जो है ग्रेनुलोसाइट्स की, बेज़ोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया काज करती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का?
तो इसके ट्रीटमेंट के तौर पे आप दे सकते हैं इमाटिनिब। इमाटिनिब क्या करेगी कि ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी उसको कम कर देगी और एज अ रिज़ल्ट बेसोफिल्स और ग्रेनुलोसाइट्स उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। उसके बाद अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है AML के अंदर, यानी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया या फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसके अलावा स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, यानी स्प्लीन का साइज़ बढ़ सकता है इसकी वजह से। अब एक और चीज़ होती है ल्यूकोमाइड रिएक्शन। उसके अंदर भी ल्यूकोसाइट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और इस ल्यूकोमाइड रिएक्शन के दरमियान, कि क्योंकि ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये तो एक कैंसरस कंडीशन है और ल्यूकोमाइड रिएक्शन ये कैंसरस नहीं है। तो किस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की बात करेंगे और यहाँ पे ल्यूकोमाइड रिएक्शन की। तो सबसे पहला क्या फ़र्क है कि बेसोफिल लेवल इज़ हाई इन CML। ये हमने ऊपर देख लिया कि इसके अंदर बेसोफिल्स का जो लेवल है CML के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी बाकी भी सेल्स उनकी तादाद ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन ख़ास तौर पे बेसोफिल्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर बेसोफिल्स का लेवल ज़्यादा होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन इज़ एब्सेंट इन ल्यूकोमाइड रिएक्शन, यानी कि जो हमने यहाँ पे देखा था ये ट्रांसलोकेशन 922 ये CML के अंदर तो होती है जो कि कैंसरस कंडीशन है, लेकिन ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर ये नहीं होती है। और तीसरा क्या फ़र्क है कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन के जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो लैब पॉजिटिव हैं। लैब क्या है? ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज। ये एक किस्म की स्टेनिंग होती है, एक स्टेनिंग टेस्ट है। और ये जो ल्यूकोमाइड रिएक्शन के ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो इसके लिए पॉजिटिव हैं, यानी उनके अंदर आपको अल्कलाइन फास्फेटेज की एक्टिविटी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप जो CML के ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी आप स्टेनिंग करेंगे इस लैब के ज़रिए से तो वो लैब नेगेटिव होगी। तो ये 2-3 डिफरेंसेस हैं CML के अंदर और ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर। उसके बाद अगर सेकंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की बात की जाए, पॉलीसाइथेमिया वेरा की, तो इसके अंदर क्या होता है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर मेलाइड सेल्स स्पेशली RBCs। इसके अंदर भी तमाम जो मैच्योर सेल्स हैं वो बढ़ रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे इसके अंदर RBCs जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर बढ़ जाते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर आल्सो इंक्रीज़। ये तो मैंने बात कर दी कि ये बाकी तमाम भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ये जो RBCs हैं इनका लेवल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाता है पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर। क्यों होता है? JAK2 काइनेज म्यूटेशन, ये आपने याद रखना है, इसकी वजह से ये हो रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या हैं कि हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। जब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ब्लर विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फेस फ्लशिंग हो सकती है। वाज़े है RBCs का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ होता है तो उसकी वजह से फेस फ्लशिंग हो सकती है। इंक्रीज़ रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? या तो आप फ्लीबोटॉमी कर सकते हैं या फिर आप सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे हाइड्रोक्सी यूरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ होती है रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया, जो कि नॉन कैंसरस कंडीशन है। तो किस तरह से डिफरेंशिएट करना है उसको पॉलीसाइथेमिया वेरा से, जो कि कैंसरस कंडीशन है। तो इसमें मेन क्या चंद एक डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि ये कैंसरस कंडीशन है और ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। इसके अंदर आपने देख लिया
कि जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, उसकी वजह से आरबीसीज़ का लेवल ज़्यादा होता है। जब ये ज़्यादा होता है तो बॉडी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत एरिथ्रोपोएटिन का जो लेवल है वो कम कर देती है ताकि आरबीसीज़ कम बने, क्योंकि पहले ही उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो दूसरा फ़र्क आपने तीसरा ये याद रखना है कि इसके अंदर ये जो कैंसरस कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया वेरा, इसके अंदर एरिथ्रोपोएटिन का लेवल कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस रिएक्टिव पॉलीसाइथेमिया के अंदर जो एरिथ्रोपोएटिन का लेवल है वो ज़्यादा होता है। ये कैसे ज़्यादा होता है? इसमें कोई जैक2 काइनेज की म्यूटेशन तो नहीं है, तो फिर ये क्यों होता है? ये किसी भी लंग्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से एरिथ्रोपोएटिन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। या फिर कोई ट्यूमर है जिस तरह से रेनल सेल कार्सिनोमा, उसकी वजह से भी एरिथ्रोपोएटिन लेवल ज़्यादा हो सकता है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आरबीसीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर आरबीसीज़ का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन ये कैंसरस कंडीशन है, ये नॉन कैंसरस है, इसके अंदर जैक2 काइनेज म्यूटेशन है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर एरिथ्रोपोएटिन लेवल कम है, इसके अंदर एरिथ्रोपोएटिन लेवल ज़्यादा है। इसके अंदर ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन लेवल है वो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। इसके अंदर क्या हो रहा होता है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलाइड सेल स्पेशली प्लेटलेट्स, यानी कि बाकी सारे भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो इंक्रीज़ आ रहा होगा वो प्लेटलेट्स का होगा, जो बहुत ज़्यादा काउंट इनका हो चुका होगा। तो ये क्यों होता है? जैक2 काइनेज म्यूटेशन की वजह से। ये आपने याद रखना है कि इन तीनों के अंदर पीछे हमने पॉलीसाइथेमिया वेरा पढ़ा, उसके बाद ये एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया है, और इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे माइलोफिब्रोसिस, उसके अंदर भी जैक2 काइनेज की म्यूटेशन होती है। तो इन तीनों के अंदर जो है जैक2 काइनेज म्यूटेशन होती है। उसके बाद क्लिनिकल सिम्पटम्स की बात की जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, तो वाज़ेह है उसके साथ ये ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा नो रिस्क ऑफ हाइपर यूरिसीमिया या गाउट। आपको पता है कि ये प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने की वजह से हो रहा होता है, और प्लेटलेट्स जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है तो प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगा। वो नहीं होगा तो आपके पास जो यूरिक एसिड का लेवल है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। वो ज़्यादा नहीं होगा तो गाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे गाउट या हाइपर यूरिसीमिया का रिस्क भी नहीं होता है। उसके बाद अगर बात की जाए माइलोफिब्रोसिस की, तो इसमें क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलाइड सेल्स स्पेशली मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसमें ही बाकी सारे इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे ये इस स्टेज पे मेगा कैरियोसाइट्स ये बहुत ज़्यादा इनका काउंट हो जाता है। अच्छा, जब मेगा कैरियोसाइट्स ये जो हमने यहाँ पे बात की, जब ये ज़्यादा होंगे तो ये एक्सेस अमाउंट के अंदर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर उसकी प्रोडक्शन करेंगे। तो इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से मैरोफिब्रोसिस हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, क्योंकि हम मेगा कैरियोसाइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जब भी हम प्लेटलेट्स की या मेगा कैरियोसाइट्स की बात करेंगे तो ये दो तरह की चीज़ें, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, ये वाली चीज़ें आपको इन दोनों के अंदर मिलेंगी। इसके अलावा इनमें ख़ास तौर पे क्या होता है, स्प्लीनोमेगाली ड्यू टू एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस। तो स्प्लीन का जो साइज़ है वो बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे हेमाटोपोएसिस का जो प्रोसेस है और दीगर जो एक्स्ट्रा मेडुलरी एरियाज़ हैं और स्प्लीन है, इनके अंदर शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? नॉर्मली आपको पता है कि बोन मैरो के अंदर इमेच्योर सेल्स आते हैं और उनकी प्रोसेसिंग होती है और वो मैच्योर होकर फिर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन
ये सारा कुछ तो नॉर्मली हो रहा है कि एक बड़े साइज़ का सेल है, प्रोसेसिंग हुई, उसका साइज़ कम हुआ, मज़ीद कम हुआ, तो ये एक स्पेसिफिक साइज़ का मैच्योर फंक्शनल सेल जब बन गया तो यहाँ पे बोन मैरो के अंदर रेटिकुलिन गेट्स होते हैं। तो उन गेट्स में से वो सिर्फ एक ख़ास स्पेसिफिक साइज़ का एक मैच्योर सेल वही पास कर सकता है और वो पास होके ब्लड के अंदर जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन अब इस केस के अंदर माइलोफिब्रोसिस के केस में मैरो की तो फिब्रोसिस हो चुकी है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था ये तो नहीं होगा, बल्कि ये हेमेटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बोन मैरो की बजाय शिफ्ट हो चुका है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीनोमेगैली उसकी वजह से हो गई है या दीगर जो एक्स्ट्रा मेडुलरी एरियाज़ हैं वहाँ पे ये हेमेटोपोइसिस हो रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेच्योर सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है रेटिकुलिन गेट्स मौजूद हैं जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक साइज़ के मैच्योर जो सेल्स हैं उन्हीं को ब्लड के अंदर आने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई गेट्स नहीं है। जब यहाँ पे ही हेमेटोपोइसिस स्टार्ट हो गई है माइलोफिब्रोसिस के केस में, तो यहाँ पे कोई गेट्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ जो बड़े बड़े साइज़ के सेल्स हैं, इमेच्योर सेल्स, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और ब्लड के अंदर ल्यूकोरिथ्रोब्लास्टिक स्मेयर आपको नज़र आता है। इसका क्या मतलब है? ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, और इरिथ्रो मतलब आरबीसीज, और ब्लास्टिक मतलब इमेच्योर सेल्स। तो वो बजाय मैच्योर सेल ब्लड में आने के, जिस तरह से नॉर्मली यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे इमेच्योर सेल्स ही इस डिज़ीज़ के केस में वो ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, वो यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के वो एंटर हो जाते हैं। और ये जो आरबीसीज़ होते हैं टीयर ड्रॉप की तरह के होते हैं, इसीलिए इनको टीयर ड्रॉप आरबीसीज़ भी कहा जाता है। तो ये आपको नज़र आएंगे जब आप ब्लड स्मेयर लेंगे माइलोफिब्रोसिस के केस में। तो ये आपका ल्यूकीमिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ल्यूकीमिया की फैब क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। कम क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, लेकिन उसका एक ओवरव्यू कर लेंगे।